हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से DSSB की तैयारी कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS का जो कोर्स है 504 का चैप्टर 3। इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 3 विच इज़ गणित शिक्षा के उद्देश्य एवं परिप्रेक्ष्य। मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मैथमेटिक्स एजुकेशन है इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक इसका परसेप्शंस क्या है कि क्यों पढ़ना है हमें ये चीज़ें। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि बच्चों को इतना ज़्यादा मैथ से डर क्यों लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बच्चों को मैथ से लगता है तो उसके क्या रीज़न होते हैं। तो उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स पर फोकस करा था कि कुछ सिमिलर रीज़न है जो ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं कि इन वजह से बच्चों को डर लगता है या एक बेसिकली हवा बना दिया जाता है। क्योंकि जो मैथ्स है वो अमूर्त होता है, इसमें रीजनिंग की ज़रूरत होती है, इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, इस वजह से बच्चों को लगता है कि मतलब मैथ्स थोड़ा सा टफ है, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर आंसर के पीछे हम जाते हैं। ठीक है, मैथ्स हमें एक पर्टिकुलर आंसर हमें निकालना होता है, तो सब बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम वो आंसर निकालेंगे तो ही हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता। मैथ्स में अगर आपको पता हो तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो काफ़ी सारे रीज़न थे जो चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे जिस वजह से बच्चों को डर लगता है। उसी के साथ हमने उस चैप्टर में डिस्कस करा था कि हम अपनी मैथ्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं जिस वजह से बच्चों को डर ना लगे, और एज अ टीचर हमारा क्या रोल हो सकता है बच्चों को पढ़ाने का। और उसी के साथ हमने उस चैप्टर में डिस्कस करा था कि जो पियाजे की स्टेजेस है उसमें मैथ्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है किस किस स्टेजेस में क्लियर होते हैं। पियाजे की जो स्टेजेस है आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट उस चैप्टर में हमने स्पेशली जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्री कॉन्सेप्ट, नंबर, कंजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, विलोम नियता, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से मैथ्स को ध्यान में रख करके पढ़ी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा कि मैथ्स को हम बाकी सब्जेक्ट से कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट उसमें हमने पढ़े थे। साहित्य से कैसे जोड़ें, कला से, आर्ट से कैसे जोड़ें, फिजिकल एजुकेशन से कैसे जोड़ें, EVS, साइंस, डेली लाइफ, बहुत सारे सब्जेक्ट से हमने पढ़ा था। और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए थे उनको कनेक्ट करने के लिए। तो हमको भी लगा कि हाँ भाई, मैथ्स को हम डेली लाइफ में बहुत अच्छे से बच्चों को कनेक्ट करवा सकते हैं। पढ़ाना नहीं पढ़ाना बात की बात है, बट येस हम बच्चों को डेली लाइफ से कनेक्ट ज़रूर करवा सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट में भी हम मैथ्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही लास्ट चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस करा था कि अगर हमें बच्चों को कुछ करवाना है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया जाए तो किन एक्टिविटीज़ के थ्रू करवा सकते हैं। तो एक दो एक्टिविटीज़ आपको दी गई थी। आपको जो महेश सर अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे वो वाला एग्जाम्पल याद होगा। इसी के साथ मैथमेटिकल डिस्कवरी, जॉर्ज पॉले की बुक है, 2 वर्ड हैं इसमें, जॉर्ज पॉले, और उनकी बुक का नाम है मैथमेटिकल डिस्कवरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करी थी। आज हम करने वाले हैं गणित शिक्षा के उद्देश्य एवं परिप्रेक्ष्य। और आज इसमें देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ने के लिए अच्छा मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि 2 ही टॉपिक है मेन अगर आप देखो तो। फर्स्ट तो देखिए इसका यही है कि इसका प्रस्तावना, फिर अधिगम उद्देश्य इस चैप्टर के क्या है, गणित शिक्षा के उद्देश्य क्या है। आपको ये भी पता है जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो आप 2 तरीके के उद्देश्य लिखते हो, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो वही आप इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो कि जब हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं तो उसके सामान्य या विस्तृत या संक्षिप्त उद्देश्य क्या हो सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। जो भी हम पर्टिकुलर चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एज अ टीचर आप लोगों ने लेसन प्लान बनाए होंगे, बनाते होंगे, जहाँ पे भी BEd DLEd की आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी। तो वही चीज़ है, बस आप इसमें पढ़ने वाले हो तो आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद है विद्यालय गणित के लिए दृष्टि। जो विद्यालय के लिए बच्चों को हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमारे बच्चे और हमारी मैथ्स की जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। क्लास के बाहर हम बच्चों की एजुकेशन गणित की कैसे रिलेट कर सकते हैं या कैसे होनी चाहिए, और जो हमारी मैथमेटिकल लर्निंग है उसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, ये भी आज हम पढ़ेंगे। और गणितीयकरण के लिए वांछनीय अधिगम वातावरण का सृजन करना, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं एज अ टीचर, ये हमारी ड्यूटी है। तो वो भी आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप जब इसमें देखोगे ना परिचय में, इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना
ठीक है। इसमें यही बोला हुआ है कि जो मैथ्स है बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स जो है कोई नई शाखा है, कोई नया सब्जेक्ट है, नहीं, मैथ्स बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम से सारी सभ्यताओं में मैथ्स रहा है और हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। और धीरे धीरे साइंस एवं तकनीकी में जैसे विकास हो रहा है, नवीनता आ रही है, इसी तरीके से इस सब में मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना मैथ्स का यूज़ करें हम साइंस में, तकनीकी में डेवलपमेंट कर पाएँ, ये काइंड ऑफ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और असाधारण बदलाव लाने का मुख्य कारण भी है हमारा मैथ ही, क्योंकि देखो तकनीकी में डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैथ्स की तो टर्म यूज़ हो ही रही होंगी, ठीक है, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेन क्या है, इसमें जो आपको डेफिनेशन याद करनी है, इसमें ये जो सर जेम्स जीन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपको याद करनी ही करनी है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, संपूर्ण विश्व की रचना बहुत अधिक गणितीय रूप में की गई है, इसलिए एक प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोल विज्ञानी सर जेम्स जीन्स ने कहा था कि ईश्वर एक सर्वोच्च गणितज्ञ है जिसने क्रमबद्ध और व्यवस्थित ब्रह्मांड की संरचना करी। अब देखिए, आप याद कैसे रख सकते हैं, ब्रिटिश खगोल विज्ञानी है, ब्रिटिश वाले हैं, ये ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, तो जेम्स जीन, दो नाम आ रहे हैं सेम सेम, जेम्स जीन ज से आ रहा है, और इन्होंने दो वर्ड्स भी दिए हुए हैं जिसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, सीरियल से, व्यवस्थित मतलब एक ऑर्गेनाइज पैटर्न, काइंड ऑफ इनका मीनिंग भी सेम है। तो जैसे जेम्स जीन्स ज आ रहा है, इसी तरीके से क्रमबद्ध और व्यवस्थित ब्रह्मांड की संरचना करी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ज जो सेम है, जेम्स जीन्स ने ईश्वर की बात करी है, मतलब गॉड्स याद कर लो। पूरी डेफिनेशन देखो याद रख पाना नहीं पॉसिबल हो पाता। तो जैसे जेम्स जीन्स, तो जेम्स जीन्स ने क्या कहा है, ईश्वर, गॉड के बारे में बात करी कि जो गॉड है एक बहुत इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो गॉड की बात करिए। या डेफिनेशन मान लो आधी अधूरी भी आ जाती है, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ब्रह्मांड की जिसने संरचना करी है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, जेम्स जीन जी भाई एक ईश्वर है भाई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्थ को बनाया है जिसमें मैथ्स की काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला हुआ है कि देखो मैथ्स वैसे हर जगह होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो अमूर्तता है, मतलब इसमें सिंबल्स का यूज़ करना, फीलिंग्स का ना होना, अपनी भावनाएं एक्सप्लेन ना कर पाना, ना समझ पाना, इस वजह से बच्चे इसको बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे हमको तो लगता है कि भाई ये जो नॉर्मल इंसान है ना, जो आम आदमी है, वो तो भाई मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता, जबकि रियलिटी क्या इससे उलट है। हम सभी, इवन सब्जी वाला, रेडी वाला, दुकान वाला, बड़े से बड़ा इंजीनियर, सीए, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करता ही करता है। फिर भी काफ़ी सारे लोगों को ये मिथ है कि भाई जो मैथ्स है वो लड़कों का सब्जेक्ट है, लड़कियां तो मैथ्स कर ही नहीं सकती हैं, या फिर आम आदमी के तो बस की नहीं है मैथ्स, जो नॉर्मल एक जो काइंड ऑफ इसके एक्सपर्ट होते हैं वही करते हैं। फिर भी अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा सबको टफ लगता है, ठीक है। अब अधिकतर छात्र एवं कुछ अध्यापक भी गणित विषय से डरते हैं। भाई अब देखो ये ट्रू है, तथा इसमें संदेह नहीं कि आगे चलकर उसमें गणित के प्रति एक भय उत्पन्न हो जाता है। देखो अब हम एज अ टीचर, हम टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग बन भी चुके होंगे जो KVS में लगे हुए हैं। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको DSSB में आना है। तो आप जब लोग टीचर बने हो तो अब आपने सारी चीज़ें करी होंगी, बट जो आर्ट साइड से होते हैं, जो मोस्टली मैंने भी देखा था मेरी डाइट में, इवन जो मेरे साथ BEd में भी हैं, उन्हें कहते हैं कि हमसे ना कुछ भी करवा लो, मैथ्स नहीं होती। उन्हें मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलो एनी हाउ उन्होंने एग्जाम क्लियर करा, वो टीचर बन गए, पर अब टीचर बनने के बाद भी तो उनको मैथ्स का फोबिया वो बना रहा ना, मैथ्स का डर बना रहा, तो आगे जाकर भी उनको मैथ्स से डर लगेगा, ठीक है। भले ही देखो 5th तक की मैथ्स में, 8th तक की मैथ्स में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। 9th 10th में आप कुछ बोलो, जैसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, रैशनल नंबर आ गए, सर्कल का इतना भारी कॉन्सेप्ट आ जाता है, मेंसुरेशन आ गया, वो ठीक है। 11th 12th की चलो मैथ्स ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 8th तक की मैथ्स तो देखो बिल्कुल बेसिक होती है। और हम सबसे ही, ज़रूरी नहीं है जो सिर्फ टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, GD हो, DSSB हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, हम उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको 8th तक की मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यही हमारा फोकस रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कम से कम अपनी 8th तक की मैथ्स को अच्छे तक कर लें, और उनका ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। और जब बेसिक ही क्लियर हो जाएगा तो आगे जाकर के उनको मैथ्स का फोबिया नहीं रहेगा। जो आगे जाकर के टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, वो मैथ्स के फोबिया से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए, अब हम क्या है इसमें पढ़ चुके हैं कि बच्चों के स्टार्टिंग में ही हो जाता है कि भाई मैथ्स बहुत टफ है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। तो अभी क्या होता है, जब हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में भाई बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि गणित इतना टफ है तो हम बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं,
गणित में सिंबल्स है, रीजनिंग है, तो हम ये डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है। और क्या मैथ्स है, इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं भाई, कैसे, इतना बोरिंग है। जबकि पता नहीं क्यों है वैसे ऐसा, मुझे तो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा ना मैथ्स में ही आता है। मैं तो बोलती हूँ कि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट दे दो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे सुनते हैं, हम करवाते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, ख़त्म। लेकिन मैथ्स की क्लास में क्या होता है, बच्चे लगे रहते हैं, उनको मेंटली काम दिया जाता है, वो प्रैक्टिस करते हैं, गलत करें सही करें पर वो करते हैं, तो मुझे उस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है, जो टीचर थोड़ा सा मैथ्स से दूर भागते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ दे दो, तो मैथ्स मिल जाती है। अभी भी मैं अपनी क्लास में जो भी है हाईएस्ट क्लास में मैं मैथ्स करवाती हूँ, तो मुझे पसंद है, ठीक है। क्योंकि अब यही है ना कि स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट रहा है, मेरा डेवलप हुआ है। मुझे एक जो काइंड ऑफ मैथ्स का फोबिया होता है वो मुझे नहीं रहा है, ठीक है। 12th तक की मैंने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में ही मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी थे 12th में। ये इसी वजह से है ना, क्योंकि मेरा बेसिक ठीक है, ठीक है। अगर कहीं पे मेरे बेसिक में प्रॉब्लम हुई होती, या मैंने 12th के बाद ही मैथ्स छोड़ दी होती, या मैथ्स नहीं करी होती, या 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ दी होती, तो मुझे डर लगने लग जाता कि मैं मैथ्स कैसे करूँगी, मैंने इतने टाइम से पढ़ी नहीं है। जबकि 12th के बाद मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है। कॉम्पिटिशन वाली मैथ्स ज़रूर करी है, बट एज अ सब्जेक्ट मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि BCom MCom में कोई इसका लॉजिक नहीं है मैथ्स का, है ना, तो वो नहीं पढ़ा है। बट मैं यही बताना चाह रही हूँ इस एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू कि अगर हम अपना बेसिक क्लियर करते हैं ना, तो हम आगे की भी मैथ्स निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम उससे पहले की जो बेसिक ही हमारा क्लियर नहीं होता, तो हमें आगे के लिए भी डर लगने लगता है। जब भी बच्चे मेरे को बोलते हैं कि हमें मैथ्स में बहुत डर लगता है, मैथ्स में बहुत फोबिया है, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर आपका बेस अच्छा बन गया, आपकी नींव अच्छी बन गई ना, तो आपका घर बनता चला जाएगा। पर अगर आपकी नींव ही बेसिक ही डगमगाया हुआ है, तो आपको ऊपर घर बनाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेसिकली अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं क्वेश्चन जो हमने ऊपर करे हैं ना, कि मैथ्स ऐसा है, मैथ्स ऐसा है, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, कैसे करें, तो आज यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ अधिगम उद्देश्य दिख रहे होंगे कि हम मैथ्स पढ़ पाएंगे, अधिगम एनवायरनमेंट का डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है। हाँ, ये याद रख लेना किसने अकॉर्डिंग दो चीज़ें बांटी हुई हैं, बहुत सिंपल सी हैं, ये आपको याद रहेंगी। देखो, गणित शिक्षा के अपने उद्देश्य हैं। डेविड व्हीलर के अनुसार ज़्यादा गणित जानने की अपेक्षा कैसे गणितज्ञ किया जाए ये अधिक उपयोगी है। मतलब ये जो डेविड व्हीलर है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गणित मत जानो, बल्कि मैथ्स कैसे करनी है ये जानो, ठीक है। अब जो NCF 2005 है, इसको याद रखना। NCF 2005 कहता है मैथ गणितीयकरण के लिए छात्रों की योग्यता को विकसित करना है गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। कि गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि बच्चे मैथ्स कर पाए, हम बस उनकी योग्यता को डेवलप कर दें। जो बच्चे डरते हैं या जो नहीं कर पाते, उनकी एबिलिटी को हम इतना डेवलप कर दें कि बच्चे मैथ्स करें, यही NCF कहता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बोलने वाली हूँ। जॉर्ज पोलियर के अनुसार विद्यालय शिक्षा के गणित में 2 प्रकार के उद्देश्य हैं, विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य, ठीक है। ये एक ही है, विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य, और एक अगला है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मैथ्स क्यों सीखना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने बोला हुआ है कि गणित शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, जो NCF कहता है कि योग्यताओं को विकसित कर दो, ठीक है। लेकिन ये गणितज्ञकरण है क्या, बच्चों को क्या है मैथ्स कराना, तो बेसिकली क्या है, गणितीय क्रिया का शाब्दिक अर्थ है गणितीय सूत्रों तक पहुँचाना। बेसिकली क्या है, जो बच्चों को हम मैथ्स सिखा रहे हैं ना या करना, तो बच्चे क्या है कि अपनी डेली रूटीन में वो मैथ्स करना लेकर क्या है, उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अपने गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मतलब बेसिकली क्या है, देखो आपने जो क्वेश्चन दिया है, आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसमें बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको काइंड ऑफ समरी समझाती हूँ। बेसिकली क्या है, मान लो आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट करना सिखा दिया, लाइक सपोज आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो, आपने फ्रैक्शन करवा दिया, बच्चों ने कर लिया, तो अब इतना रोल आपका नहीं है कि आपने फ्रैक्शन करवा दिया, बच्चों ने कॉपी में कर लिया, दैट्स इट, हो गया, नहीं। इसके बाद आपका रोल क्या है, आपको ही मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भाई फ्रैक्शन आपने करवाया है वो कितने बच्चों को आया है, कितने बच्चे कर रहे हैं। तो आप उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन दोगे, बच्चे अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, बच्चे गलत भी करेंगे, बच्चे सही भी करेंगे, बच्चे एक ही बार में आंसर भी लेके आएंगे, और हो सकता है बच्चे कुछ बैठे भी रहे, कुछ भी ना करें। ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंस देखो हर क्लास में होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। अब आपको क्या करना है, जब आपने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बच्चों को दिए हैं, तो आप अपनी क्लास का ऑब्जर्वेशन करोगे कि भाई बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि बच्चे धीरे धीरे एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। जिन्होंने कर लिया फाइन, बट जो बच्चे कुछ भी नहीं करते थे या जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, वो एटलीस्ट उन क्वेश्चन को करने की ट्राई कर रहे हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनके आंसर उन्हें बता रहे हो, वो उन्हें समझा रहे हो। तो क्या है, ये ऐसी सिर्फ एक फ्रैक्शन की क्लास में नहीं है, धीरे धीरे जब आप उनको पूरे साल पढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो मैथ्स करवाना या
ये कैलकुलेशन करवाना हम बच्चों में 1-2 दिन के अंदर डेवलप नहीं कर सकते, कम से कम 6 महीने 7 महीने में चाहिए होते हैं। तो आप डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि भाई हाँ, अगर आप बच्चे को करवा रहे हो तो बच्चा अपनी डेली लाइफ में कर रहा है, धीरे धीरे उनको बिहेव में ला रहा है कि भाई अगर सर ने या मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिए तो अब तो हमें करने हैं, अब हमें करेंगे, चाहे गलत करें चाहे सही करें, बट एटलीस्ट हम उनको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। यही है गणितीयकरण, ठीक है। बाकी जो भी आपके सूत्र वगैरह जो यूज़ होते होंगे, ऑफ कोर्स हमें उनका तो यूज़ करना ही करना है। इसके साथ अब गणितीयकरण में क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने गणितीयकरण में शामिल करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को कर लेना दैट्स इट नहीं, इतना नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम उसमें करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला क्या होता है, समस्या समाधान, ठीक है। समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो कि रटने की प्रक्रिया के बजाय समस्या को समझने की क्षमता विकसित करके उसका हल ढूंढकर परिचित और अपरिचित परिस्थितियों में उपयोग करना है, चाहे ये समस्या दिन प्रतिदिन की हो या पाठ्य पुस्तक की दी गई हो, ठीक है। ये ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप कैसे बच्चों को करवा रहे हो। मेन चीज़ आपको उनको देना है, ये आपके पास प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। अब बच्चे रटने की जगह कि हाँ इसका क्वेश्चन ऐसे होगा, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं। अब बच्चे उसका ढूंढे, कैसे भी आंसर करें, किसी भी तरीके से मेहनत करें, दिमाग लगाएं, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी पाठ्य पुस्तक की हो या आप उसको दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो समस्या समाधान उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और इसमें आपको कुछ यूज़ दिए हुए हैं। समस्या समाधान में आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, जाँच कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं। अब क्या होता है, अन्वेषणात्मकता का उपयोग करना है। अन्वेषणात्मकता का मतलब होता है खोजना। बच्चों के अंदर जो खोज विधि होती है ना, बच्चे इतना जागरूक प्रकृति के होते हैं, मतलब इतना उत्सुक होते हैं, बच्चों को हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है, इतने ज़्यादा जिज्ञासा प्रकृति के होते हैं। तो हमें वही चीज़ को यूज़ करना है अपनी मैथ्स पढ़ाने में। सामान्यतः माना जाता है कि उचित सूत्र का उपयोग करके सुनिश्चित परिणाम तक पहुँचना गणित है, लेकिन वैकल्पिक विधियों और संवाद के माध्यम से भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि किसी समस्या का समाधान एक से अधिक तरीके से निकाला जा सकता है, बिल्कुल नो डाउट। जब कोई बच्चा पाठ्यपुस्तक में दी गई विधि से हटकर अलग तरीके से समस्या का हल खोजता है तो हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे को खोज करने की प्रवृत्ति का एहसास है। इसी तरीके से हम बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा लंबे समय में अन्वेषणात्मक विधि से जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दक्ष हो जाता है। धीरे धीरे यही इन्हीं चीज़ों में जो होते हैं, हमारे वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए, इंजीनियर हो गए, उनमें ये खोजी वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, इनका भंडार पाया जाता है। और इस तथ्यों को विद्यालय पाठ्यपुस्तकों में छिपाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा हमारी पाठ्यपुस्तक में कहीं कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे बच्चों को खोजने का, कुछ करने का मौका मिले। सामने प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं, बच्चों को उनको सॉल्व करना है, दैट्स इट। बट अभी एज अ टीचर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप करवाओ बच्चों को। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुमान और सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम। आपने अगर पढ़ाया होगा तो 6th क्लास में आपने देखा होगा कि एक चैप्टर भी है बच्चों का ना, कि बच्चों को अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना होता है। सन्निकटन, अप्रॉक्सीमेशन, अनुमान, और ये सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन बच्चों को निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब समस्या का सुनिश्चित हल उपलब्ध नहीं होता है तो राशियों का अनुमान और समस्या का सन्निकटन करने का कौशल विकसित करना वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कौशल माना जाता है। जब हम संस्कृत कार्यक्रम में आयोजन में होने वाले खर्च का अनुमान लगाते हैं या किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए सन्निकट अप्रॉक्स समय विधि का निर्धारण करते हैं, तो हम शायद सही उत्तर ना प्राप्त कर सके, लेकिन हम उस जो सही उत्तर होता है ना उसके पास पहुंचने का प्राप्त करते हैं, है ना, उस पहुंचने का लाभ प्राप्त करते हैं कि हाँ भाई मान लो एक शादी ब्याह घर में होने वाला है तो अप्रॉक्स इतना खर्च हो जाएगा। डीएलएड का एंट्रेंस है, नहीं क्लियर हो पाया, अब प्राइवेट से हमें कराना है, 10,000 रुपये महीने की फ़ीस मान लो, तो हाँ टोटल अप्रॉक्स इतना खर्चा हो सकता है, इतना खर्चा हो जाएगा, हमें इतना अमाउंट रेडी करके रखना है। तो क्या है, सही आंसर नहीं मिल रहा बट एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया मिल जाता है कि भाई इतना खर्चा हो सकता है या इतना टाइम लग सकता है, तो हमें अपने आप को मेंटली उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। और यही चीज़ अगर हमने बच्चों में डेवलप कर दी तो काफ़ी हद तक जो बच्चों में फोबिया होता है ना मैथ्स का, हम उसको दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा समुचित उपयोगिता। समुचित उपयोगिता का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध है, जितने भी हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं है उन पे नहीं फोकस करना, जितने भी उपलब्ध हैं उन परिस्थितियों का पूर्णतम उपयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना। इसे विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम में कभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब आपसे एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि आप करो। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसका यूज़ करो, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाओ और ये सारी चीज़ें डेवलप करो, ठीक है। अजय की वार्षिक आय 3.5 रुपये है। वह 15 लाख रुपए कीमत का घर खरीदना चाहता है। वह कितने वर्ष पश्चात बिना ऋण लिए ये घर खरीद सकता है, ठीक है। अब बच्चे लगाएंगे हिसाब।
मिली अपनी रिश्तेदारी के 5 छोटे भाई बहनों ABCD के लिए छोटे उपहार खरीदना चाहती थी। उसके पास 100 रुपये थे। प्रत्येक बच्चा अपने से छोटे चचेरे भाई बहन से 5 रुपये अधिक प्राप्त करेगा। मिली किस प्रकार से रुपयों का वितरण करे कि राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके, अर्थात ना राशि कम पड़े ना बचे। ठीक है, अब देखिए आपने दोनों क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, फर्स्ट की लैंग्वेज भी आप देख रहे हो, सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप देख रहे हो। अब देखिए प्रथम समस्या में समाधान प्राप्त करने हेतु कई शर्तों की आवश्यकता है। दी गई दो स्थितियों में घर खरीदने के लिए समय के लिए निर्धारण में प्राप्त नहीं है। इसके लिए निश्चित वार्षिक बचत और खर्च का ब्यौरा तथा आने वाले वर्षों में घर की कीमत में वृद्धि और अवमूल्यन की जानकारी के बिना समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। भाई देखो, अगर आप ये देखो ना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग तो अपने हिसाब से हिसाब लगा दोगे, लेकिन वही बात है, अगर उसकी वार्षिक आय 3.5 रुपये है तो उसमें से उसका कुछ खर्चा भी तो होगा, खर्चा भी तो करेगा ना। पूरी की पूरी वो कैसे सेविंग कर सकता है सारी की सारी घर खरीदने के लिए। फिर उसके बाद वो बचा कितनी रहा है, बचाएगा, फिर उसको अगर इंटरेस्ट नहीं लेना तो और क्या, और पहले से कुछ पैसे है या नहीं, मतलब क्वेश्चन अधूरा है। और जबकि सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ोगे इसमें अच्छे से सारी कंडीशंस बताई हुई हैं, हर एक चीज़ आपको बता रखा है। तो यही होता है कि समुचित उपयोगिता का विचार सदैव आसान नहीं होता, लेकिन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित बुद्धिमत्ता पूर्ण चुनाव एक गणितीय कौशल है। जितनी भी चीज़ें हमें दी गई हैं वो हमारी पूरी प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए, जितनी चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, और देखिए आपको पता है विद्यालय गणित के सभी क्षेत्रों की विभिन्न समस्याएं हैं। ज्यामितीय अलग है, बीजगणित अलग है, सर्वसमीका अलग है। इन सबको वास्तविक समस्याओं के लिए कि अगर हम जोड़ के हल करेंगे तो ये भी हमारे लिए काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही है। फिर होता है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, प्रतिरूप यानी मॉडल का यूज़ करना। तो प्रतिरूपों के अध्ययन में विद्यार्थी प्रतिरूप पहचान करके, एक विवेचना करके, एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक निश्चित नियम या सूत्र की यदि बच्चों को आकार, डिज़ाइन, घटना की निरंतरता या अंकों के समूह का अध्ययन करते क्रमबद्धता को पहचानने में सक्षम बनाए तो बच्चे अनुभव करने लगते हैं कि मैथ्स जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बच्चों को हम सीधे यही ना सोचें कि बच्चे जो है नियम या सूत्र के अकॉर्डिंग ही चले, पर हम बच्चों में धीरे धीरे जो उनका शेप है, जो डिज़ाइन है, उसकी तरीके से या फिर जो नंबर्स हैं, इस तरीके से बच्चों को इसको पहचान लें तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैथ्स भी जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रतिवेदन, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, प्रतिवेदन प्रतिरूपी अवस्थाएं जिनमें राशियों, आकारों और रूपों का इस्तेमाल होता है गणित का सर्वोत्तम उपयोग है। ठीक है, जिसमें राशियां भी आती हैं, आकार भी आते हैं, रूप भी आते हैं। तो राशियां, प्रतिरूपों और विभिन्न आकार के माध्यम से समस्याओं का प्रतिवेदन गणित की एक मुख्य उपयोगिता है। ठीक है, कि जैसे जो राशियां होती हैं हमारी, जैसे ABCD भी हम जो इसमें यूज़ करते हैं, किसी का प्रतिरूप होता है, विभिन्न आकार के जो माध्यम होते हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर एक तरीके की रिपोर्ट अगर हम लोग तैयार कर लें और बच्चों को बताएं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, कैसे रिपोर्ट के थ्रू, प्रतिवेदन के थ्रू कैसे समझाएं। जैसे उदाहरण के लिए भिन्न को एक वस्तु एवं इसके टुकड़े करके भली भांति समझा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन लेना है, मान लीजिए 1/4, 2/4, तो आप कोई भी होल जो नंबर होगी, होल चीज़ होगी, 4 पूरा जो होगा उसके 4 टुकड़े करके आप उसको समझा सकते हो कि भाई ये 1/2 है, ये 2/3 है, या ये 1/4 है। जैसा भी आपको समझ में आएगा आप बच्चों को समझाओगे, लेकिन संख्या रेखा पर भी बिंदु के द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जो आपका फ्रैक्शन नंबर है हम उसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं और किसी होल पार्ट के टुकड़े करके भी हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, दोनों निरूपण विभिन्न संदर्भों में लाभदायक भी और सही भी है। भिन्नों का इस विधि से अधिगम अंकगणित के भिन्न अधिगम से अधिक उपयोगी। अभी आप लोग डिसाइड करोगे कि किस तरीके के बच्चे को किस मेथड से समझाना है, कैसे समझाना है। तो ये है कि मैथ्स लर्निंग में ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तर्क एवं प्रमाण, जैसे कि इसमें क्या करा हुआ है, आपको ना पैटर्न दिए हुए हैं, पैटर्न आपको कंप्लीट करने हैं। अब ये भी आपको पता होगा, देखिए जो मैथ्स के जो पैटर्न होंगे वो ऑब्वियसली रीजनिंग पर डिपेंड करेंगे, रीजनिंग पर। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, अगला नंबर क्या होगा तो 10 होगा, 12 होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि दो का गैप है। ये क्या हो रहा है, रीजनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ इसमें रीजनिंग लग रहा है ना, कुछ तर्क लग रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, फिर बच्चों ने यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर दिए हुए हैं। जैसे आपको एक पैटर्न दे दिया 3, 15, 35, 63, 99, इसकी अगली संख्या क्या होगी। अब ए ने जो है इस तरीके से आंसर निकाला, बी ने कुछ इस तरीके से आंसर निकाला, लेकिन आप लोग देख रहे होगे कि दोनों के आंसर सेम है। आप लोग देख रहे होगे कि दोनों के आंसर सेम है, 143 ही दोनों का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दोनों का ही आंसर ठीक माना जाएगा। और इसमें क्या है, दोनों ने रीजनिंग करने की कोशिश करी, क्योंकि उनके पास उनके प्रूफ के लिए रीजनिंग है।
बच्चे पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो दोनों ही आंसर यहाँ पे ठीक माने जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है संबंध बनाना। अब क्या होता है कि देखिए, जो मैथ्स में हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम बच्चे को देखो क्लास में ग्राफ बनाना सिखाते हैं, ये तो बच्चे अपने जब काम कर रहे होते हैं तो वो ग्राफ को खींचना भूल जाते हैं, ठीक है। बट हम क्या है, जो मैथ्स को है और अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे अदर सब्जेक्ट हैं, उसके साथ भी बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब बच्चे ग्राफ खींचना सीखते हैं तो प्रोजेक्ट जब काम मिलता है वो भूल जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि यही जो ग्राफ बनाना है वो उनको मैथ्स में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, साइंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें ग्राफ बनाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अगर मैथ्स सीख रहे हैं तो मैथ्स ही सीख रहे हैं, नहीं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को ऐसे सीख रहे होते हैं और बच्चों को सिखा भी रहे होते हैं जो हमारी खुद की डेली लाइफ में यूज़ आती है, ठीक है। विज्ञान की समस्याओं के हल निकालने में तथा तथ्यों का प्रभावकारी प्रस्तुतिकरण में गणितीय चिन्ह एवं गणितीय तर्क की विस्तृत उपयोगिता है। गणितीय ज्ञान को पाठ्यक्रम के अन्य क्षेत्र तथा व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के साथ संबंध जोड़ने के कौशल का विकास करने की प्रक्रिया गणित अधिगम के प्रारंभिक अवस्था से करनी चाहिए। कि अदर सब्जेक्ट को हम रिलेट कर रहे हैं तो जब हम बच्चों को मैथ सिखाना शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही बच्चों को जोड़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बच्चा जो है 3rd 4th 5th क्लास में आ गया तब हम अदर सब्जेक्ट को कोरिलेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही बच्चों को हमें अदर सब्जेक्ट से रिलेट करने की आदत डालनी चाहिए। फिर नेक्स्ट होते हैं गणितीय संवाद, इनको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने सबने भी सुना होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। आप सभी ने मोस्टली बच्चों से ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे जब हमें प्लस माइनस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न बेसिक चीज़ें सॉल्व करने के लिए दी जाती है तो कर लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें उनको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आती है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आती है, तो बच्चों को डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से। ये आपको नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ, बच्चों को ना डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम फेस करने से। अभी मैं उनको बोलूँ 75 और 55 प्लस करके दिखाओ, बच्चे तुरंत प्लस कर देंगे, तुरंत पेंसिल हाथ में लेकर के करने लग जाएंगे। लेकिन वही मैं बच्चों को बोलूँ और बच्चों को लिख करके स्पेशली वो दूँ, ओरली बोलूँगी तो वो मे भी कर ले, बट जब मैं लिख करके उनको दूंगी ना कि मेरे पास 25 चॉकलेट्स थी और 75 चॉकलेट और मिल गई तो टोटल चॉकलेट्स कितनी है, तो बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से डर लगने लगता है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि इसमें करना क्या है, प्लस या माइनस। अब इसके लिए बच्चों को क्या बता दिया जाता है कि अगर टोटल बोले तो प्लस करना है और लेफ्ट बोले तो माइनस, जो कि कई बार क्वेश्चंस को गलत भी करवा देता है। ज़रूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन हो वो सेम ही रहे। तो हमें क्या करना होता है, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने की, स्पेशली समझने की आदत डलवानी चाहिए मैथ्स में। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 में स्पष्ट उल्लेखित है कि गणित के संकीर्ण उद्देश्य में उपयोगी क्षमताओं, विशेषकर संख्या संक्रियाएं, मापन, दशमलव और प्रतिशत से संबंधित का विकास करना है। जो बेसिक सिलेबस होता है डेसिमल का, मेजरमेंट का, परसेंटेज का, ये सब बच्चों को हमें लानी है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के उद्देश्य में है हमारे और हमको करना है। तो यहाँ पे विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करना, दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं का समाधान करना, पर्यावरण और संस्कृति के साथ परिचित होना और समझना, बच्चे को भविष्य के विभिन्न तकनीकी और सामान्य व्यवसाय के लिए तैयार करना, बच्चे को उच्च अध्ययन के लिए तैयार करना, बच्चे में खोजी क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, ये बेसिकली एक बड़े लेवल पर हमारे विस्तृत उद्देश्य है कि ओवरऑल मैथ्स पढ़ाने का जो हमारा मोटिव है वो यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करना है और ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी है। यहाँ पे जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो ऐसी नहीं है कि भाई मैं एक दिन क्लास में गई, एक हफ्ता क्लास में गई, एक महीना क्लास में गई और मैंने क्लास में बच्चों को जादू कर दिया और मेरे सारे बच्चे जो हैं वो डेवलप हो गए इन चीज़ों में। बच्चों को रीजनिंग भी आ गई, बच्चे डेली लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहे हैं, बच्चे में खोजी क्षमता का भी विकास हो गया। तो नहीं जी, ऐसा नहीं होता। देखो, बच्चे के अंदर धीरे धीरे चीज़ डेवलपमेंट होती है। किसी बच्चे को करने में 1 साल 2 साल और कहीं कहीं 10 साल का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि एक पूरा लाइफ लर्निंग प्रोसेस होता है। ये धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होता है। इसलिए टीचर्स के लिए जो बेसिक ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर है पेशेंस रखना। आप सोचो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो हमारे किसी भी सब्जेक्ट के विस्तृत उद्देश्य होते हैं उसको लाने के लिए, डील करने के लिए हमको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करना पड़ता है। और ये आगे जा कर के हमें लॉन्ग टर्म में हमारा रिजल्ट देते हैं कि हाँ भाई, इस टीचर ने ऐसे मेहनत करी थी। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं?
अभी विस्तृत उद्देश्य हमने पढ़े, संक्षिप्त उद्देश्य पढ़े। वो क्या होता है, जो ओवरऑल सब्जेक्ट हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो पूरे साल में या फिर पूरी ज़िंदगी में अगर बच्चा जो 12th तक वो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, तो उसमें हमें क्या उसके ऑब्जेक्टिव जो है हमें अचीव करने हैं। अभी होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, ये किसी लेसन विशेष का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम जो बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं पर्टिकुलरली, उसमें भाई हम बच्चे से क्या उम्मीदें कर रहे हैं या हमें क्या उसमें हमारे जो है उद्देश्य प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य कक्षा कक्ष में प्रभावशाली अधिगम पद्धति की योजना बनाने, जो हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं उसको सही से यूज़ कर पाएँ, जो हमने TLM बनाया है हम उसका यूज़ कर पाएँ, हम क्या स्पेशली क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं उसमें। चलो हमने मेथड यूज़ कर लिया, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा लिया, अब हम उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख करके करी जाती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ही हमारे तैयार किए जाते हैं कि भाई एक जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं वहाँ से हमें कम से कम कुछ आउटकम तो ज़रूर मिल जाए। ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि गणित अधिगम की शुरुआत अच्छी हो, विषय के मूलभूत अवधारणा पद्धतियाँ स्पष्ट हो, गणित अधिगम के लिए प्रेम, विश्वास और रुचि का सृजन करना, गणित विषय में रुचि और आत्मविश्वास का विकास करना, सटीकता के लिए प्रोत्साहन देना, क्योंकि एक पर्टिकुलर आंसर हमें चाहिए होता है। विद्यार्थियों को गणित को वर्तमान तथा भविष्य के जीवन से जोड़ना सिखाना, गणित में कलात्मकता देखना, विद्यार्थियों में नियमितता, अभ्यास, धैर्य, स्वावलंबन और परिश्रम करने की आदतों का विकास करना, अन्य विषयों में गणित का उपयोग करना, गणितीय भाषा और चिन्हों से परिचित कराना, उच्च कक्षा के गणित अध्ययन के लिए तैयार करना, बच्चों को गणितीय प्रदर्शनी के लिए तैयार करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम बच्चों को ऑड इवन सिखा रहे हैं तो उसमें बच्चे के क्या अनुदेशात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, सम और विषम पहचान पाएंगे, ऑड इवन, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स ग्रुप में अलग कर लेंगे, डेली लाइफ में यूज़ बता पाएंगे, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक एक्सरसाइज दी हुई है कि कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्य है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चैप्टर के एंड में इसके आंसर किए हुए हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि विद्यालय शिक्षा गणित के लिए परिप्रेक्ष्य, विद्यालय क्या परिप्रेक्ष्य है, एक यहाँ पे स्कूल का क्या रोल है। ठीक है, अब देखिए अगर आप मैथ्स पढ़ाते हो तो उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि हमें बच्चों के अंदर मैथ्स के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है, बच्चों को इंटरेस्ट होना हो, बट ये एज ए टीचर हमारी ड्यूटी है कि हमको क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमको कुछ एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी, अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा, भाई स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी कि भाई आपको इतना बोरिंग क्यों लगता है, ये सब्जेक्ट क्या है, आप क्या चाहते हो एज अ मैथ्स टीचर से, आप क्या चाहते हो, सारी चीज़ें आपको ये पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अगर आप नए किसी क्लास के क्लास टीचर बने और आपको मैथ्स पढ़ानी है तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि क्या मैथ्स को मैं बच्चों को रटा के ही पढ़ा सकता हूँ, क्या रटने की पद्धति ही गणितीय अवधारणाओं को सीखने की एकमात्र विधि है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम इसे ऐसे अर्थपूर्ण और रुचिपूर्ण विषय के रूप में देखते हैं कि इसको हर कोई सीख सकता है, तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमें ये आपस में क्वेश्चन करने हैं, एक दूसरे से बातें करनी है, टीचर और स्टूडेंट्स को उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका परिप्रेक्ष्य जानने कि भाई वो मैथ्स को लेकर के सोचते क्या है। ठीक है, अब अभी हमें ये पता होना चाहिए परिप्रेक्ष्य होता क्या है। परिप्रेक्ष्य एक ऐसे आदर्श से संबंध रखता है जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, एक उच्च परिप्रेक्ष्य हमें उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था 1964-66, उसमें आपने देखा कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति और विकास के द्वारा सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बताया गया है। ठीक है, कि मतलब बेसिकली हमें बच्चों को तकनीकी और विज्ञान प्रगति की तरफ लेके जाना है, और वो कैसे होगा, कहीं ना कहीं उसमें मैथ्स का तो रोल होता ही है ना। तो मैथ्स को छोड़ करके और हम बाकी सारे सब्जेक्ट कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हमें इक्वली मैथ्स को भी वेटेज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने क्या बोला था, गणित को एक ऐसे वाहन के रूप में सादृश्य करना चाहिए जिसमें बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। मतलब गणित क्या है, एक तरीके का व्हीकल है, एक वाहन है, जो उस वाहन में बच्चे अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, सोचने की क्षमता, तर्क करना, विश्लेषण करना, सारी चीज़ों को रीजनिंग तरीके से अभिव्यक्त कर पाना, ये सारी चीज़ें हम उस वाहन में लेकर के जा रहे हैं, किसमें, मैथ्स में। तो हमें ये सारे सब्जेक्ट से जोड़ के देखना चाहिए। NCF 2005 भी बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, NCF 2005 में बोले कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मैथ्स के लिए क्या बोला है कि मैथ्स के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं।
और ये है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि बच्चे गणित को आनंद पूर्वक सीखें, बच्चे से मस्त अच्छे से सीखें, कोई भी बर्डन ना रहे कि मैथ्स करना है आंसर निकालना, नहीं, इन्जॉय करें, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, ठीक है, बच्चे इंपॉर्टेंट मैथ सीखें जिनका उनको डेली लाइफ में यूज़ है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं या बच्चों का लेवल नहीं है, अब सेकंड क्लास का बच्चा है मैं उसको फ्रैक्शन सिखाऊंगी, कहाँ कर पाएगा बच्चा बेचारा। अभी क्या है, सेकंड क्लास में है, प्लस माइनस सिखाना है, गिनती सिखानी है, पहाड़े सिखाना है कि भाई डेली लाइफ में वो आए जाए दुकानों पर तो वो खुद से हिसाब रख पाए, मम्मी ना बताए कि बेटा 100 में से अगर 80 रुपये चल जाएंगे तो दुकानदार तुम्हें 20 रुपये देगा, नहीं, बच्चे में इतनी समझ विकसित करनी है कि बच्चा ये चीज़ें खुद कर पाए, ठीक है। बच्चा गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिस पर संप्रेषण कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि गणित को हम बच्चों के डेली लाइफ से जोड़ें, तभी बच्चे भी जोड़ पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और हल करें, बच्चे खुद ही प्रॉब्लम ढूंढें भी और उसको सॉल्व भी करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझें, जो अमूर्त है जैसे जो हम मानते हैं माना x माना y, तो इन संबंधों को प्रयोगों को समझने का कोशिश करनी चाहिए। और ये जो अमूर्त है ना, यही समझे कि इनका कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से भी रिलेशन है। अब होते हैं हमारे बच्चे और गणित शिक्षा, हमारे बच्चे कैसे हैं और हमारी जो मैथ्स की एजुकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि गणित अधिगम और शिक्षण की हमारी समस्याएं क्या हैं। पहले तो अभी हम यही पढ़ लेते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये वैसे हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी, बट स्टिल यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पहला भय और असफलता। भय, सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को मैथ्स से, उनको ये नहीं पता मैथ्स में क्या करना है क्या नहीं, बट हाँ उनको इतना ज़रूर पता है कि मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट और उन्हें डर लगता है। फिर सेकेंड चीज़, भय क्या है, रीज़न क्या, डरने का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई वो फेल हो जाते हैं। फेल ये नहीं होता कि वो कोर्स में फेल हो गए, वो आंसर फाइंड आउट करने में फेल हो जाते हैं, वो क्वेश्चनों को ठीक से समझ नहीं पाते, वो मेथड नहीं जान पाते, करना क्या है उन्हें क्वेश्चन में यही नहीं पता होता, तो इस चीज़ में वो क्या हो जाते हैं, फेलियर। तो भय और वो जो असफलता है, जितना डरेंगे उतनी ज़्यादा असफलता के पास हम लोग जाते हैं। तो यही होता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित अधिगम को मुख्य प्राथमिकता दी है और अधिकतर सोचते हैं कि एक कठिन विषय है, तो उद्देश्य की जानकारी का अभाव भय और असफलता का कारण है, ठीक है। तो यही है कि इसमें हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को डर बहुत लगता है। निराशाजनक पाठ्यक्रम, इतना ज़्यादा करिकुलम, सिलेबस बोरिंग है, अनाकर्षण और बोझिल गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थी में निराशा उत्पन्न करता है। उसमें सूत्र भरे हुए हैं और उनको बोला जाता है कि उनको याद करो, जबकि कोई समझाने पर जोर नहीं देता। अपर्याप्त अधिगम सामग्री, बच्चों के पास इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना सब कुछ है, लेकिन उसके लिए अधिगम सामग्री ही प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। किताब को ही मानते हैं कि जो किताब है बस किताब की एक्सरसाइज है, सारी बच्चों को करा दो भाई, वही कोर्स पूरा हो गया। जबकि नहीं, जो पाठ्य पुस्तक होती है आपको पता है वो एक संसाधन है ना, एक साध्य है। तो हमें उस तरीके से बच्चों को कराना होता है कि बस, बट लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ मैथ्स तक की बुक तक सीमित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। निकृष्ट आकलन पद्धति, आकलन जो बच्चों का मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, टीचर आपको पता ही होगा पेपर तैयार करते हैं, प्राइमरी में तो खुद ही तैयार करते हैं। तो आपने बच्चों का पेपर बनाया, आप खुद ही क्वेश्चन दे रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन बच्चों का मेजरमेंट कर रहे हैं, हम उन बच्चों का आकलन कर रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर हमने बना दिया। अब यानी कि जो बच्चा हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेगा तो वो अच्छा है, और जो नहीं कर पाया भाई वो हमारी नज़रों में फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाया कि उसको नहीं समझ में आया। हालांकि टीचर अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बना पाए, टफ भी पेपर हो, एवरेज भी हो और इजी भी हो, सारी चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ वो फेयरनेस नहीं हो पाती सारे ही बच्चों के साथ, और हम अपने बनाए हुए पेपर पर उन बच्चों को जज करते हैं। तो जो थोड़ी सी हमारी आकलन पद्धति है वो भी निकृष्ट है। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, शिक्षक जो भी पढ़ाने जाता है, वैसे भी आपको पता होगा मैथ्स के टीचर भी बहुत कमी है, और उसके बाद क्या है, स्कूलों में वैकेंसी ही नहीं है, और जो वैकेंसी है उसमें ही एक क्लास में ही 10 जहाँ पर 10 टीचर की रिक्वायर्ड है वहाँ पे सिर्फ 4 या 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, 80-80 70-70 बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है। सेकंड चीज़, शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, टीचर ही नहीं पढ़ के जाता कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। हर तरीके का बच्चा है, जो अच्छा बच्चा देखो वो तो क्लास में कर ही लेगा, ठीक है। बात आती है जो स्लो लर्नर्स है और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते उनको कैसे उनके लेवल से हटाया जाए, इसकी शायद ही कोई तैयारी करता होगा। जो हमारी शिक्षण अधिगम पद्धति है, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और जो मैथ्स को है हम उसको नीरस, उबाऊ, अरुचिपूर्ण बनाते हैं, रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों को लर्निंग कराने की बजाय हम ये सोचते हैं कि भाई इनको समझ ही नहीं आ रहा है,
समझ शक्ति, अनुप्रयोग और कौशल का विकास की उपेक्षा करते हैं कि नहीं भाई छोड़ो, इनको क्या करना है, इनको बस क्वेश्चन करा दो। सब यही समझते हैं क्वेश्चन करा लो, एक्सरसाइज कंप्लीट करा लो, बस भाई बहुत है, इतना ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रुचि ना लेना, बच्चे को यही लगता है कि भाई मैथ्स तो बहुत कठिन है, भाई नहीं होने वाली, और उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रह जाता, वो मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे कक्षा से बाहर गणित शिक्षा। अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हम टीचर जो है बुक को ही सब कुछ संसाधन मान रहा है, सब कुछ है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। अब क्या है, कक्षा से बाहर कैसे गणित शिक्षा होगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो हम सब क्या सोचते हैं कि प्राइमरी सेक्शन में हमें ना सिर्फ बच्चों को बुक से ही पढ़ाना है। क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखो बच्चों का इवैल्यूएशन भी उसी बुक पर होना है, क्वेश्चन पेपर भी जो बनाया जाता है उसी बुक को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसलिए जो टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों को जो उनकी टेक्स्ट बुक होती है उसके अलावा भी कोई और बुक लेने के लिए भी नहीं बोलते कि नहीं भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं। क्योंकि हमारा मेन क्या है, हमें बच्चों का रिजल्ट अच्छा करना है। वो कहाँ से आएगा, जो बच्चे का टेक्स्ट बुक है उसके सिलेबस से। तो लेकिन बच्चे सिर्फ अध्यापक से ही नहीं सीखते, वो अपने आपस में बातचीत करके अपने परिवेश से भी सीखते हैं। विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनकर, देखकर, छूकर, सूंघकर, चखकर सीखते हैं। ठीक है, और बच्चे जो है एक से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ बुक से ही सीख रहे हैं, बच्चों को जहाँ मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, बच्चे सीखते हैं। अभी टीचर की ड्यूटी है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, एंटरटेनमेंट करे बच्चों को आसानी से सीखने के लिए मोटिवेट करें। जहाँ बच्चों को अपने आप को वो अभिव्यक्त कर पाएँ, ऐसे चांसेस उनको दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौके प्रदान करें। और जहाँ पे भी बच्चा आसपास, जैसे हर समय हर जगह, जैसे घर, बाजार, कक्षा के भीतर, बाहर, खेल के मैदान में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमारा मोटिव ये होता है कि हम बच्चों का जो विद्यालय का एनवायरनमेंट ऐसे बनाएं कि बच्चों को बाहर और अंदर कोई मतलब दीवार ना रहे, तो बच्चा अच्छे से सीख पाए और हर जगह सीखे। यहाँ पे कुछ एक दो एग्जांपल दिए गए हैं कि किस तरीके से बच्चों के अलग अलग है, बच्चों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। आपको पता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, आप सेम हो ना मैं हूँ, तो हमारे व्यूज़ कैसे सेम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और बच्चों को अलग अलग बच्चे सब बता रहे हैं। जैसे कोई कह रहे हैं 7 खिलौने हैं, कोई कह रहे 4 है, कोई कह रहे 3 टूटे हुए हैं। फिर उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, तो सब अपने जो रीजंस हैं, रीजनिंग अपनी अलग अलग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सारे ठीक हैं। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब बोला है विद्यालय से बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने का कार्यक्षेत्र। जो विद्यालय से बाहर का जीवन है, हम बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, बच्चों के साथ कैसे जोड़ें, मतलब जो बच्चों का बाहर का एरिया है हम इसको स्कूल में कैसे लेके आएँ। तो सबसे पहले आता है हमारा बाजार। तो बाज़ार आपको पता होगा कि भाई मोस्टली जो बच्चे हैं वो मम्मी पापा के साथ बाज़ार जाते हैं। भले ही आपको बाज़ार से ध्यान आ रहा होगा शॉपिंग करने, सब्जियां लेने, नहीं, बाज़ार से मतलब क्या, मॉल भी तो घूमने जा सकते हैं, अपने लिए कपड़े लेने, किताबें लेने जा सकते हैं, अपनी पसंद की कोई चीज़ लेने, गोलगप्पे खाने जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें अपनी पसंद की खाने जा सकते हैं, कुछ भी XYZ रीज़न से वो लोग बाज़ार जाते हैं। तो आप उसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता उन्होंने ज़रूर देखे होंगे, सेलर और बायर। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इन्हीं चीज़ों का हम प्रॉफिट लेकर के उनको प्रॉफिट एंड लॉस सिखा सकते हैं, बिल तैयार करना सिखा सकते हैं, कैसे चीज़ें तोलते हैं, रुपए कैसे गिनते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम उनको बाज़ार से रिलेट कर सकते हैं। बगीचा, ठीक है, बगीचा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ टीचर भी हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे विद्यार्थी घर में, विद्यालय में, खेल के मैदान में खेलते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि वहाँ से हम गिनना सीख सकते हैं, जो हमारे एंगल हैं वो बनाना, अलग अलग लाइन, कोई लंबा है कोई चौड़ा है, मीटर में कैसे होती है, लंबाई क्या होती है, हाइट क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम बगीचे के थ्रू उन्हें दे सकते हैं। वास्तविक जीवन से रिलेट कर सकते हैं मेढक का। जैसे एक मेढक एक दिन में 30 मीटर ऊपर चढ़ता है और रात में 20 मीटर नीचे खिसक जाता है। और यदि खंबा 70 मीटर ऊंचा है तो बताइए मेढक को खंबे के चढ़ने पर कितने दिन लगेंगे। तो बच्चे इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। डिज़ाइन बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों से, जो हमारी जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उससे बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो हमारी माचिस की तिल्लियाँ होती हैं उनसे डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे तो फेस्टिवल्स हो गए, हम स्कूल में भी मनाते हैं, घर में भी मनाते हैं, तो कितने सारे होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर डे, है ना, चिल्ड्रन डे, सरस्वती पूजा, ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब होते हैं। तो इन सब में सजावट की सामग्री खरीदने, मिठाई सब खरीदने बाहर जाते हैं। यहाँ पे भी वो गणित सीखते हैं। खेल के मैदान में तो कितने ही बच्चे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं, खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही करते हैं, 2 चौके 2 रन, ये सब हिसाब रखते हैं। ये भी सब क्या है, मैथ्स है। अब क्या है, गणित अधिगम को हम आनंदमय बनाना कैसे बना सकते हैं, कैसे। विद्यालय में गणित अधिगम बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, बहुत इंटरेस्ट भी नहीं रहता इसमें और बहुत ज़्यादा टफ भी होता है। इसका रीज़न यही होता है कि विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का अनुभव उत्साहवर्धक, आनंददायक नहीं है। देखिए
जो बच्चे पुराने पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए भी तो मैथ्स कहीं ना कहीं टफ था ना। तो जो चीज़ें आपके टीचरों को नहीं सिखाई गई है ना, तो वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। टीचर्स के लिए भी यही है कि भाई मैथ्स बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों को बहुत टफ लगता है, बच्चों को बहुत डर लगता है, बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, और बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, उनको तो क्या ही लगता है। तो लेकिन अब जो टीचर है ना उनको भी ये चीज़ें नहीं मिले, तो वो भी ऐसे ही हैं। बट अब एज अ टीचर हमें चेंज होना होगा, बच्चों को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्ट बना के सिखाना होगा। बिना बोझ का अधिगम रिपोर्ट कहता है कि आनंदित अधिगम में बहुत कुछ पढ़ाते हैं, परंतु सीखने और समझने के लिए कुछ नहीं होता। तो जब हम बच्चे के लिए लेसन प्लानिंग बना रहे हैं तभी हमें समझना चाहिए कि भाई हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं। गणित के जादू विकसित करें। ठीक है, हम फ्लैश कार्ड्स, पत्थर, वस्तुएं, चार्ट, कैलेंडर, ताश के पत्ते, डिब्बे का प्रयोग करें। गणितीय प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद कार्यशाला का आयोजन करें, मतलब डिबेट और प्रश्नोत्तरी ये सब मैथ्स में करें। महान गणितज्ञों के चित्र संग्रह करें। खोज के द्वारा हम कैसे सीखें। गणितीय सिद्धांत और अनुप्रयोग के बीच की दूरी को कम करें। वास्तविक जीवन को जोड़ें। विद्यार्थियों से कहें कि क्षेत्रीय खेल, गाने, नाटक आदि का गणित अधिगम में इस्तेमाल करें। बाहर ले जा करके अवलोकन करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। अब जैसे इस चित्र में कितने समकोण त्रिभुज हैं, बच्चा काउंट करेगा, दिमाग लगाएगा। ठीक है, एक अंक का 3 बार प्रयोग करके 30 लाएँ। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं क्लास में ध्यान देने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गणितीयकरण के लिए उपयुक्त अधिगम वातावरण का सृजन करना। अब ये क्या है, देखो जो हमारे यहाँ जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसके जो मोस्टली बच्चे हैं ना मैथ्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आगे आएंगे। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ मैम मैथ्स कराइए, मैथ्स बहुत पसंद है, बट ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ना बहुत कम होता है। ज़्यादा बच्चे नहीं होते, बहुत कम बच्चे होते हैं जो रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों में गणित विषय में असफल होने का भय बना रहता है और वे कठिन गणितीय समस्याओं का हल निकालने से बचते हैं। ठीक है, अधिकतर अध्यापक अपनी समझ से बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, ना कि विद्यार्थियों की समझ के आधार पर। अब जैसे क्लास में टीचर आ रहा है, वो मैथ्स करा रहा है, उसको पता है उसको प्लस सिखानी है, वो प्लस सिखा देगा। अब टीचर ये नहीं देख रहा कि भाई वो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे का क्या लेवल है, बच्चों को गिनती भी आती है नहीं आती, और मैं बच्चों को मैथ्स जमा सिखा रहा हूँ, ऐड सिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या टीचर को देखनी होती है कि भाई पहले क्लास का अपनी लेवल समझ ले। अब जब बच्चों को काउंटिंग ही नहीं आती तो आप उनको ऐड कैसे सिखा दोगे। उनको नंबर्स की पहचान तो एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स तो होना ही चाहिए ना, तभी तो आप समझ पाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग मैथ सिखा रहे हो कि नहीं भाई सेकंड क्लास का सिलेबस है, प्लस सिखानी है, मैं तो सिखाऊंगा, आपने सिखा दी। अब बच्चों को आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको कुछ बोला हुआ है, कुछ बताया गया है कि हम एक एज अ लर्नर से अब कैसे हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। बच्चों के बारे में जानना, सबसे पहले बच्चों के बारे में जानकारी रखें, उनका क्या लेवल है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं कर सकते, कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही, कैसी चीज़ें करते हैं, सारा जानना ये टीचर की एक ड्यूटी है। ठीक है, फिर आ रहा है शिक्षण अधिगम कार्यक्रम। ठीक है, हमें जो शिक्षण हम लर्निंग है, हम डेली हमें मैथ्स का पीरियड तो मिलता ही है। अगर एक सैटरडे निकाल दिया जाए तो डेली आपको मैथ्स का पीरियड मिलता है। तो अभी सबसे पहले तो बच्चे क्या सोचते हैं, गणित एक नीरस विषय है, बोरिंग है, तो सबसे पहले तो हमें भाई ये चीज़ें दूर करनी है कि नहीं, तो ताकि बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, अच्छा सोचे मैथ्स के लिए। तो क्या करना है आपको, प्रत्येक दिन गणितीय कहानी, कविता, चुटकुलों के माध्यम से विद्यार्थियों का अभिवादन करना है। गणित पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने की क्षमता रखनी कि भाई टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ानी, उससे ज़्यादा भी आपको पढ़ाना है। गणित अभ्यास पर अधिक समय नहीं देना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड, चित्र, ग्राफ, फ्लो चार्ट, वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर है शिक्षण अधिगम उपकरण। जो शिक्षण अधिगम उपकरण होते हैं, TLM होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। अध्यापकों को चाहिए जो लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं टीचर को अपने पास रखनी चाहिए, कलेक्ट करनी चाहिए, और उनका जब भी टाइम मिले उसको और जैसा उसको यूज़ हो उसको क्लास में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वे गणित के पुस्तकों का संग्रह करें, गणित संदर्भ पुस्तकें रखें रेफरेंस के लिए, गणित पत्रिका, कहानी, पहेली और गणित की इतिहास और गणितज्ञों से संबंधित पुस्तकों का संग्रह रखें। ठीक है, फिर विद्यालय वातावरण कैसा होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी गणित सीखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहे, उत्साहित रहे। विद्यालय के कक्ष के दीवारों, बरामदों की दीवार को इस प्रकार तैयार करें कि उसमें गणितीय अवधारणाओं की स्पष्ट झलक दिखाई दे। गणित से संबंधित नवीन विचारों को दीवारों पर अंकित करें। प्रार्थना के समय में हम मैथमेटिशियंस के बारे में भी बात कर सकते हैं और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की चीज़ों से यूज़ करिए। अधिगम कोना है ना, ये आपको पता होगा, लर्निंग कॉर्नर होता है हर क्लास में।
अब बोला हुआ है कि आपको लर्निंग कॉर्नर बनाना है, जहाँ पे आपको बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड, पत्थर, चित्र, कटआउट्स, चार्ट, कैलेंडर, मैप, डिब्बे, फ्लैश कार्ड, बुक्स, कॉमिक्स, जो भी आपके पास टाइप की चीज़ें होती हैं सब आपको उस अधिगम लर्निंग कॉर्नर में रखनी है। और उसमें क्या करते हैं बच्चे कि जब जैसे बच्चों का कोई फ्री पीरियड है, क्लास में टीचर नहीं है या लंच हो रहा है या बच्चे का अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी नहीं पढ़ना, तो बच्चा क्या करेगा, अपने लर्निंग कोने में जाएगा और जहाँ पे उसको जैसे जो समझ में आ रहा है बच्चा उसको देखेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। जिस बच्चों को कहानी पढ़नी होगी वो किताबें पढ़ेगा, कॉमिक्स लेगा, मतलब वो सारी चीज़ें क्या लर्निंग कॉर्नर ही है कि कॉर्नर बच्चा जहाँ पे जा करके पढ़े। और यहाँ पे सारा बच्चों की ज्ञान से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें इकट्ठा करके रखनी है कि बच्चा को जैसे भी टाइम हो वो बच्चा पढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद हम मनोरंजन गतिविधियाँ करवा सकते हैं, बच्चे मोटिवेट रहें पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको पता होगा कि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मन होता है इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, तो इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। गणित क्लब की स्थापना कर सकते हैं, गणित प्रश्नोत्तरी, प्रश्न बैंक, इन सब का निर्माण कर सकते हैं और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा आकलन। विद्यार्थी अभ्यास सत्रों के दौरान अपने उपलब्धियों का अवश्य मूल्यांकन करें। चाहे तो आप ये पीयर ऑब्जर्वेशन करा दो या आप ये टीचर ऑब्जर्वेशन कराओ, चाहे आप ये इंडिविजुअल सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो कराओ, ठीक है। तो लेकिन हमें टाइम टू टाइम ये चेक करना है कि हाँ भाई बच्चा जो है मूल्यांकन कर रहा है, बच्चा सीख रहा है कुछ ना कुछ। यदि विद्यार्थी गलत उत्तर देते हैं तो उनको शर्मिंदा नहीं करना, मतलब काइंड ऑफ कोई बात नहीं, उनको मोटिवेट ही करना है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम बताना, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, वेरी गुड, मैं तुमसे आगे और एक्सपेक्ट करती हूँ। इस तरीके से क्या करना है, बच्चों को हमें मोटिवेट ही करना है। आवश्यक क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है, तत्पश्चात अगले क्षमता की ओर बढ़े। मतलब एक मान लो आप बच्चों को प्लस सिखाना चाहते हो, अब बच्चों को प्लस नहीं आ रही तो आप माइनस की तरफ कैसे बढ़ोगे। तो जो बेसिक हमारी जब आपने प्लस सिखा दी तभी उसके बाद आपको आगे माइनस की ओर बढ़ना है, ठीक है। अभ्यास सत्र किसी भी स्थिति में विद्यार्थी के अधिगम के रास्ते में अवरोध उत्पन्न ना करे। जो हमारा अभ्यास सत्र है, जो बच्चों को जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चों को जो अधिगम का रास्ता है उसमें अवरोध उत्पन्न ना करे। मतलब कि मान लो बच्चे प्लस माइनस कर रहे हैं और आप उनको सीधे मल्टीप्लाई सिखा रहे हो, तो आप और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दे रहे हो। जब बच्चे को मल्टीप्लाई करना आता ही नहीं है, आप तो जितने मर्जी क्वेश्चन दे दो मल्टीप्लाई के, वो करेगा ही नहीं। तो जो अभ्यास सत्र होना चाहिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो बच्चा जो चीज़ें कर रहा है उसी में उनको अभ्यास कार्य देना है, ठीक है। सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी अभ्यास सत्र में कुछ ना कुछ सीखे और जो पॉजिटिव एटीट्यूड का अपना डेवलपमेंट करें। शारीरिक दंड नहीं देना, विद्यालय दंड रहित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारा जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा कि जो हमारी मैथमेटिकल एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।